नमस्कार। कहानी के प्रिय पाठकों, हम कहानी के बारे में बात करते हुए हमारी कहानी का विषय था आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी। ये कहानी ऐतिहासिक और चरित्र प्रधान कहानी है। कहानी को सुनते हुए पाठकों को लगा होगा कि इस ऐतिहासिकता प्रधान कहानी और नायिका प्रधान कहानी के कथा वस्तु, कथानक, कथोपकथन, चरित्र चित्रण और परिवेश को लेकर के बातचीत होनी चाहिए। परीक्षा में अक्सर कथा तत्वों के आधार पर कुछ सवाल किए जाते हैं। तो आइए हम संवाद या किसी कथा तत्व के आधार पर ठहर करके बात करेंगे। कहानी के मूल में होता है कथानक, जिस पर कहानी का आधार खड़ा होता है। आधार यानी बेस। कुछ यूं कहें कि जिस तरह से हम मकान बनाते हैं तो मकान का एक नक्शा बनता है और वो सारा आधार खड़ा होता है नींव पर। नक्शे के अनुसार मकान बनकर के खड़ा होता है, तब देखने वाले को वो सुंदर लगता है। लेकिन बनने से पहले व्यक्ति के दिमाग में एक खाका बनता है, नक्शा बनता है। इसे ही कथानक कहते हैं, यानी मकान की संरचना, यानी कथानक यानी कहानी या उपन्यास की संरचना। तो आकाशदीप हो, पाजेब हो, उसने कहा था हो, या ठाकुर का कुआं, इन कहानियों की संरचना को हम देख सकते हैं और भली भांति समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि जैसे आकाशदीप कहानी का शीर्षक और शीर्षक के अकॉर्डिंग मैच, शीर्षक सुनने से आप कहानी का अंदाजा की संरचना क्या होगी बिना पढ़े नहीं लगाया जा सकता। आपको कहानी आमूल चूल पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको लगेगा कि यह कहानी इतिहास से जुड़ी हुई है, इतिहास की किसी घटना से जुड़ी हुई है। कहानीकार जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक कहानी लेखक रहे हैं। मूलतः प्रसाद जी चाहे काव्य लिखें या नाटक लिखें या कहानी लिखें, अक्सर चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, उस काल के पात्रों से कहानियां उठाते हैं। आकाशदीप में भी चंद्रगुप्त का दौर आता है। बुद्धगुप्त और उसकी नायिका चंपा, चंपा के पिता, इनके नाम से ही लगता है मणिभद्र, जिसका अब इसकी संरचना को यूं समझ सकते हैं कि इन पात्रों को जुटा करके और कहानी की शुरुआत एक
बंदी से शुरू होती है और कुछ कुछ स्वप्न जैसी चलती है, अंधेरा सा है, रात्रि है और कैदी किसी जेल में है। लेकिन हमें लगता है कि वो जेल सिर्फ भौतिक जेल नहीं है, वो नाव में कैदी के रूप में दिखाई देते हैं। और एक संवाद सुनाई पड़ता है जिसमें दो कैदी आपस में बात कर रहे हैं। इससे पाठक को यह एहसास होता है कि वो बंदी कैद से मुक्त होना चाहता है और एक सोना चाहता है। और कुछ देर बाद लगता है कि वो कैद से मुक्त हो गए हैं और जमीन पर भाग रहे हैं। तब पहली बार उनको पता चलता है कि वो जिसे दूसरा कैदी समझ रहा था वो तो महिला निकली। फिर उनका परिचय होता है, फिर एक दूसरे से आकर्षण से प्रेम पड़ता है। लेकिन द्वंद्व इस बात का खड़ा होता है कि जो नायिका है और जो नायक उसे प्रेम की बात करता है, वो नायिका के अंदर एक ग्रंथि कि उसके पिता किसी दस्यु के हाथों मारे जाते हैं और ये भी दस्यु है। सो वो प्रेम करता है, लेकिन वो बोलती है कि जिस दस्यु ने मेरे पिता की हत्या की हो उससे प्रेम यानी शादी कैसे संभव है। और इस तरह से ये द्वंद्व उसके प्रेमी से वो जिस आकाशदीप पर जाकर के वो रहते हैं, 5 साल तक रहते हैं, इसके बावजूद जब वहाँ से चलने लगता है तो कहता है कि अब यहाँ से हमें भारत चलना चाहिए। तो उसके साथ चलने से वो मना कर देती है और लगातार उस आकाशदीप पर प्रकाशदीप जलाते हुए रहती है। इससे पूर्व यानी कहानी में जल यानी समुद्र है, पहाड़ है और यही कहानी घटित होती है। कहानी में रोचकता भी इसी बात की है कि कहानी को कहाँ दिखाया गया है। एक परिवेश खड़ा किया गया है, थल नहीं जल, थल नहीं पहाड़, जहाँ पर कहानी घटित होती है। यानी दो प्रेमी व प्रेमिका वो पिता के साथ भी नाव में जीवन 5 साल तक गुजारती है और इसी तरह से पहाड़ पर उस आकाशदीप पर दोनों मिलकर के 5 साल गुजार देते। इसके बावजूद वो उसके कहने से थल पर नहीं आती, भारत की ओर नहीं लौटती, बल्कि वहीं रह जाती है ये सोच करके कि एक हत्यारे के साथ जीवन गुजारना, उसके साथ रहना इससे मुनासिब है कि वो एक व्यक्तिगत इच्छा को पारंपरिक नैतिकता ये कहती है कि पिता से प्रेम करती है और पिता के हत्यारे के साथ वो जीवन नहीं गुजार सकती। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आकाशदीप कहानी की इस संरचना के आधार पर कहानी बनती है। चरित्र चित्रण इसमें साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। परिवेश में आप ऐतिहासिकता, शब्दावली में ऐतिहासिकता, इस आधार पर आप परिवेश को समझ सकते हैं। देश काल की जो बात है तो प्राचीन काल का परिवेश है, काल उस समय का है। चरित्र दो है, पिता का नाम मणिभद्र आता है, उसके साथ वो कुछ साल विरासत निर्वासित जीवन जीती है, नाव में रह करके, समुद्र में रह करके। पहले माँ मरती है, फिर पिता एक दस्यु के द्वारा मार दिए जाते हैं
और वो कैद कर ली जाती है। इस तरह आकाशदीप कहानी एक और कथा रूप कथा तत्व आता है, वह है संवाद। तो संवाद देखिए कि जब दो कैदियों में बात होती है कि कथोपकथन यानी संवाद जब दो पात्र करते हैं तो दो पात्र किन चीज़ों, कहानीकार पात्रों से किस तरह से संवाद बुलवाता है, वो कहानी के परिवेश, संरचना और चरित्र के अनुकूल होना चाहिए। एक शब्द उभरता है, बंदी क्या है, सोने दो, मुक्त होना चाहते हो, अभी नहीं, निंद्रा खुलने पर, चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा, बड़ी शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता, आंधी की संभावना है, यही अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल है। तो क्या तुम बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो, इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी है। इस तरह से संवाद चल रहा है, छोटे छोटे शब्द कुछ वाक्यों में। तो वो पूछता है, शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से संबद्ध रज्जू काट सकोगे? हाँ। इस तरह से इस संवाद को सुनकर के हम कहानी की संरचना, कहानी के परिवेश, चार पात्रों के चरित्रों के बारे में और पात्र जो बोल रहे हैं, पात्र के अंदर, और कहानीकार अपनी कहानी को किस तरह से गढ़ता है, ये पहले ही बताया जा चुका है। शुरुआत में लगता है कि कहानी ऐतिहासिक है, कहानी कैद से संबंधित है, कहानी में दो कैदी है और कैदियों से जुड़ी हुई ये परंपरागत कहानी है कि कैदी अक्सर कैद से निकल भागते हैं। कहानी को पढ़ते हुए पाठक एक रोचकता, एक रहस्य, एक जिज्ञासा उसके अंदर बनी रहती है। उसको जब एक कैद में कैदी और इस तरह के संवाद बोलता हो तो उनको एकाएक जिज्ञासा पनपती है कि अब क्या होगा। थ्रिलर फिल्मों में भी कुछ रहस्य इसी तरह से दिखाया, बताया, दृश्यांकन किया जाता है कि वे ठगे से रह जाए। दूसरी बार तब जब दोनों कैदी भाग छोड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब यूँ कह सकते हैं कि इस संवाद को सुन करके, इस संवाद को पढ़ करके पाठक को कहानी के प्रति और रोचकता बढ़ जाती है और चरित्रों के बारे में थोड़ी समझ भी विकसित होती है कि एक दूसरे से कह रहा है कि नींद आ रही है, भागना होगा, तो कहता है कि छोड़िए, ठंड लग रही है, इस वक्त ज़रूरत है अगर कंबल मिल जाए तो ओढ़ करके लंबी तान के सोया जाए। वो कहता है कि सोते ही रह जाओगे, फिर यह अवसर दोबारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि आंधी की संभावना है, हम पोत पर हैं, सैनिक सोए हुए हैं और हम इस अवसर का फ़ायदा उठाकर यहाँ से भाग सकते हैं। रज्जू काटने के लिए हथियार की ज़रूरत है और मैं जो बंधा हुआ हूँ, आज
मेरे बंधन शिथिल है, वहाँ से मेरे हाथ बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हथियार है, हथियार से रज्जू काटूंगा और हम भाग खड़े हुए। तो कहानी आगे चलकर के ये बताती है कि अंततः हर आदमी मुक्ति चाहता है, कैदी मुक्ति चाहता है, और कैदी यहाँ मुक्त हो जाता है। मुक्त होकर के वह फिर बंधन में बनना चाहते हैं। कौन सा बंधन? ग्रस्त जीवन का। लेकिन ये कहानी कुछ इस तरह से चलती है कि नायक यानी बुद्धगुप्त के जीवन में एक संवाद और आता है। जब आकाशदीप पर दोनों रह रहे होते हैं, वो अपनी मन की चाहत बतलाता है कि मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं, ईश्वर को भी नहीं मानता, मैं कुछ परंपराओं को भी नहीं मानता, रूढ़ियों को नहीं मानता, और चुनौती देता हुआ कहता है कि मैं ईश्वर तक को भी नहीं मानता। यहाँ पर द्वंद्व ऊपर के आता है कि शायद वो अपनी बात स्पष्ट करना चाहता है और चंपा से कहना चाहता है कि हम दो होकर के रह सकते हैं, मैं तुम्हें चाहता हूँ। चंपा सीधे सीधे बोलती है, वो लुभावनी भाषा में बोलता है, वो काटती हुई कहती है कि किसी दस्यु ने मेरे पिता की हत्या की थी और तुम भी दस्यु हो, सो पिता के हत्यारे दस्यु से तुम्हें शादी नहीं कर सकती। हम यहाँ एक चीज स्पष्टता देखते हैं कि चरित्र नायक का चरित्र में साहस है, वो मुक्त हो लेता है कैद से। वो उसके चरित्र के अनुकूल है क्योंकि वो दस्यु रहा है। अगर वो चोरी कर सकता है तो चोर कब तक कैद में बंद रहेगा? जो ही अवसर मिलेगा कैद से मुक्त हो सकता है। और हुआ। नायिका ये कहती है कि किसी दस्यु ने मेरे पिता की हत्या की है। वो प्रति उत्पन्न मति की धनी महिला, नायिका, युवती का शक पाठक को भी लगता है कि यही हो सकता है। वो मना करता है, लेकिन शक का कोई इलाज नहीं। कहते हैं कि शक का इलाज तो लुकमान के पास भी नहीं था। तो इस तरह हम यहाँ इन संवादों के माध्यम से समझ सकते हैं। दूसरी कहानी भी उठा सकते हैं। वो कहानी है पाजेब। पाजेब कहानी हमने पिछली बार विश्लेषण किया था। पाजेब कहानी में 8-10 पात्र होते हैं। तो पिता और आशुतोष यानी उनका पुत्र और उस पुत्र का मित्र चुन्नू, पिताजी पूछते हैं, अच्छा तुमने कहाँ से उठाई थी? पड़ी मिली थी और फिर नीचे जाकर वो तुमने चुन्नू को दिखाई। पिता शक करते हैं बेटे पर और बेटे के मित्र पर। इस एक संवाद से पता चलती है, हम पुनः याद दिलाते हैं कि पाजेब कहानी में पाजेब नहीं मिल रही। सो चोरी का इल्जाम कईयों पर लगता है। सबसे पहले शक बेटे पर जाता है, नौकर पर जाता है, उसके मित्र पर जाता है। तो पिता अपने पुत्र से पुलिसी अंदाज में संवाद कर रहे हैं, पड़ी मिली थी और फिर नीचे जाकर वो तुमने चुन्नू को दिखाई। हाँ। फिर उसी ने कहा किसे बेचेंगे? हाँ।
कहाँ बेचने को कहा? कहा मिठाई लाएं। नहीं, पतंग लाएंगे। अच्छा, पतंग को कहा। हाँ, सो पाजेब चुन्नू के पास रह गई। हाँ, पिता कहते हैं तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी। जाओ बेटा, उससे ले आओ, कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। अब हम यहाँ पाजेब कहानी के अनुकूल इस संवाद का विश्लेषण कर सकते हैं। और कहानी की खासियत यह है कि ये कहानी बच्चों पर आधारित है, बच्चों के मनोविज्ञान पर आधारित है। पिता पुत्र संबंध यहाँ एक शक करते हुए पिता, जो चीज चोरी हो चुकी है, पिता को शक नहीं पत्नी को कि चोरी हुई पाजेब को नौकर ले गया। मनोविज्ञान पर खरी उतरती है ये कहानी, और इसके संवाद भी इसी ओर इशारा करते हैं। हमने दोनों कहानियों के संवाद देखे कि संवाद जब लिखे जाते हैं तो कहानीकार संवाद लिखते समय छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करता है। एक शब्द, दो तीन शब्द के वाक्यों में। और दोनों कहानियों में हमने देखा संवाद कहानी को खोलता हुआ दिखाई देता है, पात्रों के चरित्र को उभारता हुआ दिखाई देता है। संवाद सुनते ही पाठक उससे जुड़ जाता है। अब इन्हीं संवादों को हाल ही में पाजेब कहानी के ये 3-4 लाइन के संवाद हमने सुने हैं। इससे हम विश्लेषण कहानी का कर सकते हैं कि पिता अपने टेबल पर कुछ कार्य कर रहे हैं अपने कमरे में। पत्नी आकर के कहती है कि पाजेब खो गई है, आपने देखी है क्या? पिता साफ साफ कहते हैं कि नहीं, वहीं होगी जहां तुमने रखी होगी। वो कहती है नहीं मिल रही, मैंने ठीक से रखी थी और वो वहां नहीं है। इसका मतलब चोरी हुई है। और चोरी अगर हुई है तो बाहर का व्यक्ति केवल एक ही है, नौकर बंसी। और तुरंत वह कहती है कि आप डांट डपट के नहीं रखते हो, नौकर चोरी कर लेता है, आप उसको बुलाएं और डांट करके बोले। स्त्री की प्रवृत्ति दिखाता हुआ यह संवाद है। पुरुष वृत्ति देखिए कि वो कहता है कि नहीं, तुम एक बार पुनः देखो। बंसी ऐसा क्यों करेगा? फिर शक बेटे पर जाता है। शक बेटे से होता हुआ उसके दोस्त पर जाता है। सबसे पहले पत्नी शक का बीजारोपण अगर करती है चोरी का अपने मन में, तो सबसे पहले वो पति से जाकर के पूछती है। उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि बड़ा सदस्य, सबसे बड़ा सदस्य घर का मुखिया पति है, उसने ठीक से रखी है अलमीरा में और अलमीरा में नहीं मिल रही, तो हो सकता है कि वो आए हों और उन्होंने कहीं देखी और इधर उधर रख दी हो या मेरे से छूट गई हो। दूसरा सवाल ये उठता है कि पत्नी अक्सर पति को ही कटघरे में खड़ा करती है, चाहे उसकी गलती ना भी हो तो भी। और यहाँ भी यही साबित होता है कि पति का उस घटना से दूर दूर का रिश्ता नहीं, और वो पति से ही पूछती है। पति जब दूसरी तरह से जवाब देते हैं तो बंसी पर शक होता है, और बंसी का सवाल भी जब पति नकार देते हैं तो शक की सुई सबसे छोटे सदस्य बेटे पर जाती है। अब सुई घूमते हुए पड़ोस तक जाती है।
इसे कहते हैं कि आदमी का मन कितना चंचल है। कबीर से लेकर के आज तक कई कवियों ने मन पर लिखा, दर्शन में लिखा हुआ है, मनोविज्ञान मन पर ही खड़ा हुआ विषय है। आदमी ता जिंदगी मन से ही, मन के बहकावे में ही इधर उधर भटकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दर्शन की शब्दावली है, मनोविज्ञान की शब्दावली है। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पाजेब चोरी हो जाती है। अगर चोरी किसी चीज़ की हुई है तो मन कहाँ तक दौड़ता है, इसमें पुलिसिया भूमिका भी आ जाती है। अगर चोरी वाकई में हुई है तो सबसे पहला कदम होगा पुलिस रिपोर्ट दर्ज करना। लेकिन यहाँ किसी के भी दिमाग में अभी इतनी बड़ी बात नहीं आई कि जाकर के पुलिस थाने रिपोर्ट कर दी जाए। सबसे पहले घर में निपटा जाता है। और सबसे पहले सबसे कमज़ोर कड़ी कौन होता है? घर की आया या घर का नौकर, जिस पर हर कोई बहुत सहजता से शक कर लेता है। कई बार तो बेचारा नौकर पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, पिटाई कर दी जाती है और पुलिस वाले ज़्यादा कुछ सोचे बिना उसकी मरम्मत कर देते हैं, उगलवाने का प्रयास करते हैं। इसे थर्ड डिग्री प्रयोग करना कहते हैं और ये मानवता के खिलाफ है। पुलिस को भी इस बात का हक अब नहीं है कि वे शक के आधार पर किसी को बंदी बनाए, शक के आधार पर फिर उसकी पिटाई करे। सबूत होने चाहिए, फिर वे उसे कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों काम वे नहीं कर सकते। क्या मानवाधिकार का हनन होगा अगर पुलिस कस्टडी में मुजरिम के साथ हिंसा की जाती है, मारपीट की जाती है। व्यवहार में देखा गया है कि थाने में अक्सर मुजरिम बुरी तरह से पीटे जाते हैं, हिंसा के शिकार होते हैं, घायल हो जाते हैं और मर जाते हैं। हमारा विषय था कि कहानी की संरचना कथानक पर बनती है, गढ़ी जाती है और कहानी का एक सांचा होता है, ठीक वैसे ही जैसे मकान का होता है। हिंदी साहित्य की 7-8 विधाओं में सबसे चर्चित विधा है कहानी और उतनी ही चर्चित है उपन्यास। फिर नंबर आता है कविता का। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, इन दिनों कविता जब से नई कविता के रूप में पहचान बनाती है, तब से कविता के पाठक गिने चुने रह गए। यहाँ तक कि प्रकाशक भी कविताओं को छापने से बचता है। अगर हम पत्र पत्रिकाओं की भी बात करें, पत्रिका से मतलब मासिक पत्रिकाएं जिनमें साहित्य के नाम पर कहानी, कविता और साहित्यिक लेख प्रकाशित हुआ करते हैं या पुस्तकों की समीक्षाएं लिखी जाती है, तब आप देखेंगे कि
उस पत्रिका में सबसे ज़्यादा क्या प्रकाशित होता है। और अगर आप वाकई में सीरियस गंभीर पाठक हैं तो आप ये देखेंगे कि हर वर्ष कहानियाँ और उपन्यास प्रकाशित होते हैं। दूसरे नंबर पर कविता संग्रह आते हैं। लेकिन जब कभी विश्व पुस्तक मेला लगता है या पुस्तकों की टाल लगती है तो उस पर बिक्री सबसे ज़्यादा कथा साहित्य की होती है। और आप दूसरी तरफ ये देख सकते हैं कि अगर आप दैनिक अखबार भी पढ़ते हैं तो अखबार में रविवार के दिन एक साहित्यिक पन्ना आता है जिसमें कहानियाँ, लघु कहानी आपको वहाँ दिखाई देगी और एक कविता भी। अभी मैं भास्कर देख रहा हूँ तो पता चलता है कि भास्कर में एक नहीं, दो नहीं, तीन लघु कथा के रूप में दिखाई देंगी। चाहे पत्रिका उठा लीजिए, भास्कर का मधुरिमा उठा लीजिए और एक आध कविता भी। तो इस तरह से कहानी के अगर आप पाठक हैं या विद्यार्थी हैं तब आप कहानी के गंभीर पाठक बनिए। केवल बीए में या स्कूल में कहानी पढ़ने तक के पाठक होकर के न रहें। कहानी जीवन की कहानी होती है। आप जीवन कैसे जीते हैं और कैसा जीवन आपको जीना चाहिए, आप अपने आसपास की कहानियों से रूबरू हो सकते हैं और साहित्य पढ़ते हुए, कहानियों के पाठक बने रहते हुए, पत्र पत्रिकाओं में छपने वाली कहानियाँ हमारे आसपास की हुआ करती है। वर्तमान में चल रही है घटनाक्रम पर कहानियाँ लिखी जाती है। आप अगर इस तरह से कहानी से जुड़े रहते हैं तो ये समझ करके चलिए कि आप जिंदगी की जंग में अकेले नहीं रहने वाले। साहित्य हमें दोस्त की तरह उंगली पकड़ करके इस भवसागर को पार करवाने का प्रयास करता है। हमने विद इन वीक 4 कहानियाँ का विश्लेषण मूल्यांकन आपके सामने किया। आज मैं अंत में इन कहानियों के माध्यम से आपको एक संदेश साहित्य का विद्यार्थी होकर और आपको समझकर देना चाहूँगा कि हमें ज़िंदगी में कोई न कोई स्ट्रगल रखना ही होता है। या तो हम साहित्य के पाठक बन करके रहें या फिर हम किसी नशे के शिकार होकर के रहें। आप अगर कोई स्ट्रगल नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से कोई न कोई स्ट्रगल, कोई न कोई आदत आपको पकड़ेंगी, क्योंकि ज़िंदगी बिना किसी आधार के आगे नहीं बढ़ती, बिना किसी उद्देश्य के आगे नहीं बढ़ती। उद्देश्य से ही मुझे याद आया कि साहित्य, कहानी या उपन्यास, इनके कथा तत्व में अंतिम तत्व होता है उद्देश्य। कहानी का भी उद्देश्य होता है, पाठक का भी उद्देश्य होता है, और आप कुछ भी नहीं है। आप चूंकि पैदा हो गए हो तो ज़िंदगी तो आपको गुजारनी पड़ेगी। वो ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको आपके जीवन का कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। चलिए हम 2 कहानियाँ जो अभी अभी मैंने
संवाद के बतौर आपको सुनाई, संवाद पढ़कर, पाजेब कहानी के संवाद जो पिता और पुत्र में घटित होते हैं, मनोविज्ञान के बतौर वो संवाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी का संवाद मैंने सुनाया, जिसमें दो बंदियों के बीच में संवाद होता है और वहाँ उद्देश्य दो बंदियों का क्या था। अगर वो बंदी है तो बंधन से मुक्त होना उनका उद्देश्य है। और आगे चल कर के हमने देखा कि बंदी दस्यु है, जिंदगी भर दस्यु रहा, उसका जीवन में कोई खास लक्ष्य भी नहीं था। इसलिए वो नायिका से संवाद करते हुए कह देता है क्या कि मेरे को किसी पर विश्वास नहीं, किसी परंपरा पर नहीं, समाज पर भी नहीं, क्योंकि समाज को वो लूटता है, दस्यु है, लेकिन एक उद्देश्य है जीवन जीने का और उसके तहत वो चल रहा है। अब उसे एक युवती मिल गई है तो जीवन का लक्ष्य मिल रहा है, वो तुमसे शादी करना चाहता है। तो कहती है कि ठीक है, तुम साहसी हो और इस हद तक ईमानदार हो, प्रेम भी करते हो, लेकिन पिता के हत्यारे से शादी कर लेना। एक सामाजिक भूमिका में वो नायिका खड़ी होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ नायिका का उद्देश्य क्या है। जीवन ऐसे जिया जाए, केवल व्यक्तिगत इच्छा से नहीं। व्यक्तिगत इच्छा ये कहती है कि अगर युवती है तो एक दिन वो शादी करेंगे। ये युवती सामाजिक दायित्व निभाती है। व्यक्तिगत इच्छा है वासना, घर बसाना, वासना की पूर्ति करना, लेकिन वो इस वासना के आगे अपनी व्यक्तिगत इच्छा को त्यागती है, वासना को त्यागती है, लोभ लालच को त्यागती है और पिता के प्रति सामाजिक दायित्व निभाती है कि पिता के हत्यारे से तो मैं कम से कम शादी नहीं कर सकती, उसके साथ नहीं जा सकती। और निष्कर्ष ये निकलता है कि वो अकेली आकाशदीप पर रहती है, उसी दायित्व के साथ कि पिता जिस काम को करते रहे, जिस जगह रहते रहे, मैं वहीं अंतिम जीवन प्रकाशदीप बन करके रहूं। तो इस तरह से हम उद्देश्य की बात कर रहे थे। तो कथा साहित्य में उपन्यास और कहानी के तत्व में अंतिम तत्व होता है उद्देश्य। कि कहानीकार का एक उद्देश्य भी होता है, जिस कहानी को वो लिख रहा है उसका उद्देश्य क्या है। पाठक को वो एक मैसेज, एक संदेश, एक राह दिखाना चाहता है, खास करके उस छोटी सी कहानी के माध्यम से एक विचार देना चाहता है, जीवन को, मनुष्य को, मानवता को। ठीक यही बात उस पाठक से मैं कहना चाहता हूं, या मैंने महसूस किया है कि हम अपने लोभ लालच में चाहे कुछ भी कर लें, आज अगर आप बेरोजगार हैं, कल आपको रोजगार मिलेगा ही। पढ़ करके आपका उद्देश्य सरकारी नौकरी पाना है, जरूरी नहीं वो मिले ही, और ज़रूरी भी नहीं है कि नौकरी करें ही, लेकिन इसके बावजूद आपको जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ काम तो करना ही होगा। और काम कोई भी बुरा नहीं होता। हर काम जो आप इच्छा से, कर्मठता से जो निर्धारित कर लेते हैं, उसको करते हुए भी अंततः आपको जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना होता है। और जीवन का लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। क्या? ईमानदारी से काम करना और सत्य के पथ पर बढ़ना। और एक शगल बुराइयों से बचना। और बुराई से तभी बच सकते हैं कि अपने काम करते हुए आपके एक आधे से शगल होनी चाहिए, कि मनुष्यता और मानवता आपके जहन में रहे और साहित्य के विद्यार्थी रहें, कहानी
उपन्यास पढ़ते रहें। धन्यवाद।